दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। चिंता इसी बात को लेकर हमेशा होती है कि हमारा देश कैसे महान बन पाएगा, हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो कैसे मजबूत हो पाएगा। अगर हमारे देश की राजनीति में अपराधी घुस जाएंगे, राजनीति का अपराधीकरण हो जाएगा, तो हमारा देश कैसे विश्व गुरु बनेगा। दोस्तों ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि आज देश के 14 मुख्यमंत्रियों के बारे में हैरत अंगेज रिपोर्ट सामने आई है। आज देश के अलग अलग हाई कोर्टों से एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के कितने ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों इससे पहले हमने आपको लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के दागी एमएलए विधायकों के बारे में एक रिपोर्ट दिखाई थी। वो रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई है और आज मुख्यमंत्रियों के बारे में एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई है। एक एफिडेविट सौंपा गया है जिसमें विस्तार से बताया गया है कि देश के कितने मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और कहा जा रहा है कि इसी एफिडेविट के आधार पर अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट इन तमाम मुख्यमंत्रियों को बर्खास्त करेगी। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे देश के कानून में कई सारे लूप होल हैं और हमारे देश के कानून में दो ऐसी खामियां हैं जिसका फायदा अपराधी उठा लेते हैं। पहला ये कि हमारे देश में धर्म के नाम पर वोट डाले जाते हैं, वोट मांगे जाते हैं और वोट मिलता भी है। दूसरा ये कि अपराधी भी चुनाव लड़ सकता है। देखिए दोस्तों, अपराध दो तरह का होता है। एक छोटा मोटा अपराध, दुर्भावनापूर्ण तरीके से कोई जाकर किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दे, वो अलग मामला होता है। लेकिन अगर किसी नेता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है, जैसे धमकी देना, चोरी करना, डकैती करना, जैसे संगीन अपराध। दोस्तों यहाँ संगीन अपराध के बारे में बात हो रही है। तो अगर हमारे देश के सांसद दागी रहेंगे, विधायक दागी रहेंगे, तो फिर कानून कैसे बनेगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों आज राजनीति में अपराधीकरण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट सौंपी गई है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि देश के 14 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो चुका है और अब 14 मुख्यमंत्रियों और नेताओं की सूची भी सामने आ चुकी है। लेकिन दोस्तों इस सूची में एक मुख्यमंत्री का नाम नहीं है। एक मुख्यमंत्री ऐसा है जिसका नाम नहीं है और जिसको लेकर लोग हैरानी जता रहे हैं। तो सबसे पहला नाम इस सूची में आता है तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का। ये सूची में पहले नंबर पर हैं। इनके खिलाफ भी आपराधिक मामला दर्ज है। वहीं शुभेंदु अधिकारी के बारे में भी रिपोर्ट छाप दी गई। कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं डीके शिव कुमार जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, डीके शिव कुमार के खिलाफ भी आपराधिक मामला दर्ज है। और सबसे बड़ी बात यह कि मोदी जी के करीबी सहयोगी चंद्रबाबू नायडू भी बुरी तरीके से फंस गए हैं। इनके खिलाफ भी आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पहले बीजेपी की बड़ी खिलाफत करते थे लेकिन अब ये बीजेपी के साथ आ गए हैं। कहा जा रहा है कि इन पर बहुत ज़्यादा दबाव आ गया है, इसलिए अब ये ईडी सीबीआई के डर से बीजेपी के साथ आ गए हैं। वहीं केरल के सीएम वीडी सतीशन का नाम भी इसमें सामने आया है। इसके अलावा दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी इसमें नाम है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी इसमें नाम है। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी इसमें नाम है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी इसमें नाम है। इसके अलावा सिक्किम के सीएम का भी इसमें नाम है। पंजाब के सीएम भगवंत मान का भी इसमें नाम है। ओडिशा के मुख्यमंत्री जो कि बीजेपी के सीएम हैं, मोहन चरण मांझी, इनका भी नाम है। भजन लाल शर्मा जो कि राजस्थान के सीएम हैं, इनके खिलाफ भी केस दर्ज है। तो अगर इस सूची को आप गौर से देखेंगे तो मोदी जी के 6 मुख्यमंत्रियों के नाम इस सूची में हैं और कहा जा रहा है ये देश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है। तो एफिडेविट बाकायदा सौंपी गई है देश की सबसे बड़ी अदालत में। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सीजेआई सूर्यकांत कर क्या रहे हैं? इतना संगीन मामला, क्या इस पर कोई एक्शन
एक्शन लिया जाएगा या सिर्फ दिखावे के लिए ये एफिडेविट सौंपी गई है। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम नहीं है। कहा जा रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोई रिपोर्ट ही नहीं सौंपी है सुप्रीम कोर्ट को, इसीलिए यूपी के सीएम का नाम इसमें नहीं है और लोग हैरानी जता रहे हैं कि यूपी के सीएम का नाम इसमें क्यों नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें, यूपी के सीएम के खिलाफ भी कई सारे केसेस दर्ज थे, लेकिन जब ये यूपी के सीएम बने तो इन्होंने अपने ऊपर जो भी केसेस थे उसे ख़त्म करा दिया, उसे हटा दिया और जानकार कह रहे हैं कि इसीलिए यूपी के सीएम का नाम इसमें नहीं है। लेकिन बाकी मुख्यमंत्रियों का जो नाम इसमें सामने आया है, क्या इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? क्या आने वाले भविष्य में इन पर कोई बड़ी कार्रवाई होगी या सिर्फ ये एफिडेविट इसलिए सौंपी गई है जिससे देश की जनता को पता चले कि हमारे देश की राजनीति का अपराधीकरण कैसे हो रहा है? दोस्तों, सिर्फ मुख्यमंत्री ही दागी नहीं हैं, बल्कि हमारे देश की पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं वो भी दागी हैं। यहाँ तक कि देश के तमाम जो विधायक हैं वो भी दागी हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट सौंपी गई है उस रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि देश के 4000 एमएलए के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो चुका है। वहीं अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा की 543 सीटों में से 251 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है। वहीं राज्यसभा के 233 सदस्यों में से 75 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है। तो बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये जो एफिडेविट, ये जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है, क्या इस पर कोई त्वरित सुनवाई होगी? क्या सीजीआई सूर्यकांत इनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? और अगर दोस्तों एक्शन नहीं होगा तो जाहिर तौर पर हमारे देश की राजनीति का जो अपराधीकरण है वो तेज गति से होता चला जाएगा, इसमें कोई गिरावट नहीं आएगी। तो यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट को एक नज़ीर पेश करने की ज़रूरत है। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। दोस्तों, आपको बता दें कि 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर लाठीचार्ज भी हुआ था और कई प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी। आपको याद दिला दें, जब दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन प्रदर्शन हो रहा था तो उस समय जेपी नड्डा ने मामले में मध्यस्थता की थी। 3 डिमांड सरकार की तरफ से मानी गई थी, जिसमें सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है उनकी एफआईआर रद्द की जाएगी। लेकिन अब सरकार पलट गई है, इसीलिए आज कॉकरोच जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और आज कॉकरोच जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से इसको लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। सुनिए जरा। दोस्तों, ये सरकार फिर से युवाओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात करने जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो बंच ऑफ पिटिशंस है, जिसमें पुलिस ब्रुटैलिटी, मतलब जुलाई 20 को जो युवाओं के साथ बर्बरता हुई थी जंतर मंतर में, उसके बारे में पिटिशंस का हियरिंग था। उस हियरिंग में हम दोनों गए थे। वहां पे आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्लियर कर दिया एंड सरकार से क्लियर करके बोला कि आप हमें एफआईआर्स, जो सारे देश भर में एफआईआर्स हुए छात्रों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ, उसका एक लिस्ट दे दीजिए। वो लिस्ट मिलते ही हम अपना आर्टिकल 142 पावर यूज करके वो सारे एफआईआर्स को एक झटके में खत्म कर देंगे, क्वॉश कर देंगे। लेकिन सरकार की मंशा आज वो नहीं लगी। सरकार हेजिटेट कर रही थी, सरकार चुप रही, सरकार ने कोई कमिटमेंट नहीं दिया। उन्होंने बोला कि 2800 हार्डन क्रिमिनल्स हैं, उनके लिए तो हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑप्शन दिया कि वो 2800 जो हार्डन क्रिमिनल है, हीनस क्राइम्स कर रहे हैं, उनका एक अलग से आप एफआईआर का हमें लिस्ट दे दीजिए। लेकिन जो युवा और छात्र हैं उनके खिलाफ जो एफआईआर है उसका एक लिस्ट दीजिए, वो हम एक झटके में खत्म कर देंगे। लेकिन सरकार ने कोई कमिट नहीं किया। मुझे लग रहा है सरकार एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी रच रही है, फिर से युवाओं के साथ, जेनजी के साथ एक बड़ा विश्वासघात कर रही है। कॉकरोच जनता पार्टी इस चीज का खंडन करती है एंड बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम लोग, अगर सरकार का मंशा, हमें यही लगता है नेक्स्ट 1 से 2 दिन के अंदर अगर उनका मंशा ये बदला नहीं, अगर वो अपना तरीका सुधार नहीं लेते, जो उन्होंने जुलाई 25 को कमिटमेंट दिया था पूरे देश भर के सामने युवाओं को, अगर वो उसका अमल नहीं करते, तो कॉकरोच जनता पार्टी एक अपना नेशनल वर्किंग कमेटी का मीटिंग बुलाएगी एंड उस मीटिंग में हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे हम लोग क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि हम युवाओं के साथ ये विश्वासघात नहीं होने देंगे। और ये हम अगस्त 2 से देख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो डेलीगेशन से जिससे हम मिलते हैं गवर्नमेंट के, उनको हमने एक बकायदा पूरा ड्राफ्ट दिया था। उस ड्राफ्ट में पूरा मेंशन है कि कितना कॉम्पनसेशन देना है। उन्होंने वहाँ पे हमें गारंटी फिर से दी कि वो आर्टिकल 142 के लिए यहाँ पे बात करेंगे। अगस्त 2 के बाद से उन्होंने हमसे कोई भी मीटिंग नहीं करी है। हम कल रात तक ट्राई कर रहे थे कि हमें पता चले कि आज वो क्या बोलने वाले हैं, लेकिन वो नहीं बताया गया। इससे यही समझ में आ रहा है कि वो डिले करना चाहते हैं और इस देश में ऐसा चलता आ रहा है, जो चीज़ डिले होती है वो लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं और फिर यहाँ पे आप एक्शन ले सकते हैं बच्चों के अगेंस्ट। तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। जो हमसे वादे किए गए थे 20 जुलाई को, 1 महीना होने को आया है। हम सरकार से फिर से बोलेंगे कि आपने जो चीज़ें बोली थी, आपके डेलीगेशन ने जो हमें प्रॉमिस करा है कि यहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे आर्टिकल 142 के लिए और सारी एफआईआर को क्वॉश करने के लिए, वो जल्द से जल्द करी जाए और सारी एफआईआर की कॉपीज भी हमें प्रोवाइड कराई जाए। सारा जो लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने आज 3 बार
बोला सरकार को देने के लिए, वो सरकार क्यों नहीं देना चाहती एफआईआर का लिस्ट, क्यों युवाओं के खिलाफ वो सारे एफआईआर को लंबित रखना चाहती है। तो हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द ये एक्शन ले, ये कमिटमेंट दिया था वो कमिटमेंट को ऑनर करे, नहीं तो कॉकरोच जनता पार्टी को डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसे वो सरकार से ये सारी चीजें अमल करवाए। तो ये जो सरकार है, पलटी मारने वाली सरकार है, ये जो सरकार है, इसने अपना जो विश्वास है पूरी तरीके से खो दिया है। लोग इस सरकार पर अब भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और आज देश की सबसे बड़ी अदालत में जो हलफनामा दाखिल किया गया है मुख्यमंत्रियों को लेकर, दोस्तों क्या लगता है, क्या हमारे देश की अदालत इन तमाम मुख्यमंत्रियों के खिलाफ कोई एक्शन लेगी या सिर्फ ये एक दिखावा है, इस पर कुछ भी नहीं होगा, हमारे देश की राजनीति में अपराधीकरण बढ़ता जाएगा? दोस्तों इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? आपको सुप्रीम कोर्ट पर कितना भरोसा है? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।